नमस्कार साथियों, एक बार पुनः उसी क्लास में जो पिछली क्लास को हमने छोड़ा था उसी से शुरू कर रहे हैं। देखिए, अंतर्दर्शन विधि के बारे में हम बात कर रहे थे। अंतर्दर्शन विधि से पहले हम बात कर रहे थे कि विधियां हैं वो दो रूपों में रखी जाती हैं। ये जो वहीं से शुरू हो रहा है, देखिए, एक आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधियों में हमारी पहली जो विधि है वो कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि के जो प्रवर्तक वो माने जाते हैं वो कौन है? विलियम वुंट है। विलियम वुंट और उसके जो सहयोगी रहे हैं वो कौन है? जॉन लॉक हैं। अंतर्दर्शन विधि का जो कार्य क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो वो जर्मनी में रहा है। कहाँ में? जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है, उसका नाम है लिप्जिग, और उसका एक विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वो जर्मनी में ही है। और वहाँ पे जो विलियम वुंट जो थे वो एक प्रोफेसर थे मनोविज्ञान के संबंध में, उसके बारे में हम चर्चा ही कर रहे थे। लेकिन इस विधि को कैसे यूज लिया जाता है, आप लोगों ने यहाँ तक समझा है इस विधि को कि हाँ, एक अंतर्दर्शन विधि होती है, वो आत्मनिष्ठ विधि होती है, और अंतर्दर्शन विधि के जो प्रवर्तक हैं वो विलियम वुंट माने जाते हैं। आप लोगों ने यहीं तक पढ़ा है, उसको यहीं तक समझा है। ये और विलियम वुंट जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, यहीं तक समझा है। अब इस विधि में होता क्या है वो समझिए साथियों, कि मान के चलिए, इसे हमारी पिछली वीडियो में यहीं तक बातें चली थी, इससे आगे समझिए कि मान के चलिए एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, और 50 के 50 विद्यार्थियों को मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को इस महाविद्यालय का एक अच्छा होनहार बालक समझते हुए अपने स्वयं के बारे में 10 बातें या 10 विचार लिखिए। अब बालक लिखता है, 10 विचार लिखता है। अब जो 10 विचार वो लिखेगा, वो 10 के 10 जो विचार होंगे अपने आप को प्रशंसित करने वाले होंगे, अपने आप को प्रशंसा देने वाले होंगे, अपने आप को उत्साहित करने वाले होंगे वो विचार। अब उसके अंदर मान के चलिए एक बालक लिखता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, अच्छी गतिविधियाँ लिखता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं नशे का सेवन करता हूँ, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं जल्दी नहीं उठा। अब उसने जितनी भी बातें लिखी साथियों, कहने का मतलब अंतर्दर्शन विधि में प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य और 3 चीज़ें हमने बताई। तो प्रयोग तो करने जिस पे हो रहा है उस विधि का नाम प्रयोज्य, यानी जिसके ऊपर हम कर रहे हैं। जैसे मैं इस क्लास में कर रहा हूँ तो मेरे सामने आप प्रयोज्य की भूमिका में हो, और मैं किसकी भूमिका में हूँ? प्रयोगकर्ता की भूमिका में हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो प्रयोग किया उसमें प्रयोज्य जो होता है वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है? प्रयोज्य होता है इस विधि में। प्रयोज्य साथियों स्वतंत्र होता है, और प्रयोज्य जब स्वतंत्र होता है तो उसमें हमारे आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकल पाते। प्रयोज्य के स्वतंत्र होने के कारण ही हमारे आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकल पाते। कारण कि जैसे मैंने कहा कि एक क्लास में मैंने बच्चों को कह दिया, अब बच्चों की हर एक की अपनी अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल है जिसमें वो लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन हमने ये ऐसा ही डाल दिया, अब आप लोगों से मैं डाल दूँ, इसी के ऊपर आपके ऊपर प्रयोग करके देख लो। अब मैं जो वीडियो देख रहे हैं वो उसी आधार पे आंसर दे करके देखना, फिर पता चलेगा कि ये विधि कैसी है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्वेश्चन डाल दिया कि आप अपने आप को महाविद्यालय की कक्षा कोई भी ले लो का प्रतिभाशाली या होनहार बालक मानते हुए अपने स्वयं के बारे में कोई 10 विचार लिखो। लिख करके देखना तुम लोग। जब ये अपने विचार लिखोगे 10, अब 10 विचारों में आप लोग अच्छी बातें लिखोगे, वास्तविकता तो निकल करके नहीं आई। अब मैं आपको कहूँ कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो, और जब उसने कोई गुनाह किया है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अस्तित्व है। अब आप लोगों को याद भी आ गई होगी वो बात कि आप में से
हर एक प्राणी ऐसा है जिसके गवाह तुम खुद हो और वो बात तुम्हें पता है और किसी को नहीं बताई तुमने। और जब तुमने वो बात बताई नहीं तो आप तो प्रयोज्य थे, प्रयोगकर्ता वहाँ पे जो था वो पूछ रहा था आपसे बात, और जब आपने उसको बातें नहीं बताई साथियों, तो नहीं बताने के कारण आपकी जो वास्तविकता निकल करके नहीं आई, और जब वास्तविकता निकल करके नहीं आई तो हम ये भी कह सकते हैं कि आवश्यक निष्कर्ष नहीं दिए जा सकते। जब हमें पता चलेगी वास्तविकता, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता निकल करके आएगी, वो जब हमें पता चलेगी तो ये हम आवश्यक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बिना वास्तविकता के आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। तो ये जो स्वरूप रहता है ये भी उसके आवश्यक निष्कर्ष के आधार पे ही। तो इस विधि में कहने का मतलब, यह विधि है मनोवैज्ञानिक होने का कारण यही है साथियों कि यहाँ पे प्रयोज्य जो होता है उस प्रयोज्य को प्रयोगकर्ता अपने स्वयं के बारे में लिखने के लिए कुछ कहता है। तुम नोट कर रहे हो तो नोट कर लो कि अंतःदर्शन विधि में, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट विधि है। देखिए अंतःदर्शन विधि प्रतिपादक विलियम वोंट हैं और इनके जो सहयोगी रहे हैं वो टीचनर है। कौन है? टीचनर। इसमें मैंने जो बात लिखने के लिए बोली आपको कि वो ये बात है कि इस विधि में प्रयोगकर्ता प्रयोज्य को प्रयोज्य के स्वयं के बारे में कुछ लिखने को कहता है। प्रयोज्य द्वारा लिखे जाने के तुरंत बाद प्रयोगकर्ता अपने बारे में भी लिखवाता है और इन्हीं लिखे गए विचारों के आधार पर प्रयोज्य का मूल्यांकन किया जाता है। प्रयोज्य का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। इन्हीं लिखे गए, ये बात मैंने यहाँ आपको लिख दी याद रखने के लिए। इस विधि में क्या है कि इन नामों से आगे एक ही बात याद रखनी है कि इस विधि में कोई भी विधि होगी उसमें तीन चीज़ें तो होंगी, प्रयोग, प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य। विज्ञान के तत्व तो होंगे ही होंगे, विज्ञान के तत्व तो होंगे ही, और विज्ञान के तत्व होंगे तो प्रयोग है, प्रयोगकर्ता है और प्रयोज्य है। अब यहाँ पे इस विधि में प्रयोज्य जो है वो क्या है? स्वतंत्र है साथियों।
इस विधि में प्रयोज्य क्या है? स्वतंत्र है, वो अपना कुछ लिख सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब आपने एक बच्चे को दे दिया कि अपने स्वयं के बारे में, अपने आप को प्रतिभाशाली बालक मानते हुए अपने स्वयं के बारे में 10 विचार लिखिए, और वो बालक 10 विचार लिख रहा है, तो वो स्वतंत्र है लिखने के लिए, वो अब उसके मन में आएगा वो लिखेगा। अब इससे आप ये बताइए कि जो अपने स्वयं के बारे में उसने लिखा, तो क्या इससे वास्तविकता निकल करके आई? और जब वास्तविकता निकल करके नहीं आई तो उचित परिणाम नहीं दे सकते हैं, और जब उचित परिणाम नहीं दे सकते तो यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये बातें ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे सामने दूसरी विधि आती है अमनोवैज्ञानिक विधियों में ही। ये जो विधियाँ हैं हमारी कौन सी विधियाँ हैं? आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं साथियों, ध्यान रखना, आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियों में हम 2 विधियाँ पढ़ेंगे, दोनों को समझ लेंगे। उसके बाद में दूसरी जो विधि है हमारे सामने वो है गाथा वर्णन विधि। कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिनके अलग से कोई प्रतिपादक नहीं है, और अलग से प्रतिपादक नहीं होने का कारण क्या है कि इन विधियों को लगभग कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विषय क्षेत्र में इनको लागू किया है। और जब सभी ने लगभग ने इनको अपने विषय क्षेत्र में लागू किया है तो यह सामान्य रूप से हर एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित मानी जाती है, तो इसका कोई अलग से प्रतिपादक नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो विधियां हैं, जैसे हमने चर्चाएं की अंतर्दर्शन विधि है या और विधियां हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चाएं करते हैं तो उनके प्रतिपादक हैं। उनके बारे में अगर हम चर्चाएं करते हैं तो उनके प्रतिपादक हैं। और वो विधियां, जैसे अंतर्दर्शन विधि के बारे में हमने चर्चाएं की, तो अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट है। अब विलियम वुंट ने ही अकेले, विलियम वुंट जो थे उन्होंने अकेले ने ही उस विधि के ऊपर कार्य किया था, जबकि उनके सहयोगी रहे थे वो टिश्नर रहे थे। अब देखें गाथा वर्णन विधि में क्या होता है साथियों। इस विधि में, गाथा वर्णन विधि में प्रयोगकर्ता होता है, वही चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें। एक प्रयोगकर्ता, दूसरा प्रयोज्य, और तीसरा क्या होता है? प्रयोग होता है। जिस क्षेत्र के ऊपर, जिस क्षेत्र विशेष, किसी विषय वस्तु के आप किसी विषय वस्तु पर आप कर रहे हो, यानी किसी विषय वस्तु पे आप कर रहे हो, तो वो क्या है? प्रयोग। प्रयोज्य क्या होता है? आपका सामने वाला जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक की भूमिका रखता है, वो प्रयोज्य कहलाता है। और प्रयोगकर्ता जो अनुक्रिया करता है किस पे? उद्दीपक पे, वो क्या कहलाता है? प्रयोगकर्ता कहलाता है। अब गाथा वर्णन विधि में क्या होता है साथियों? गाथा का मतलब नाम से ही समझो इसको, गाथा का मतलब होती है कहानी। अब कक्षा में बालकों को क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप अपने स्वयं के बारे में एक कहानी लिख करके बच्चों को बताइए। बच्चे अपने स्वयं के बारे में कहानी लिखते हैं, और जब स्वयं के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पे बच्चे क्या हैं? बच्चे प्रयोज्य हैं। और प्रयोगकर्ता कौन है? जो लिखवा रहा है। और प्रयोग क्या है? उसकी विषय वस्तु है। अब बच्चे उस संदर्भ में कहानी लिखते हैं, कोई गाथा लिखते हैं, वो लिख करके शिक्षक को दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए साथियों, जब उन बच्चों ने वो कहानी लिखी तो क्या बच्चे स्वतंत्र थे कि नहीं थे? बच्चे स्वतंत्र थे। तो मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पर भी जो प्रयोज्य होता है वो प्रयोज्य क्या है? स्वतंत्र है। अब प्रयोज्य स्वतंत्र है तो वो अपने विचार डाल सकता है, अपने स्वयं के बारे में लिख सकता है। वो अपने स्वयं के कभी भी ऐसे विचार प्रस्तुत नहीं करेगा जिससे कि उसका कहीं ना कहीं से गलत फीडबैक जाए, वो ऐसा विचार नहीं लिखेगा। तो इसी कारण से यहाँ पे प्रयोज्य स्वतंत्र होता है। और जहाँ जहाँ प्रयोज्य स्वतंत्र होता है वो विधि अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। जहाँ पे प्रयोज्य स्वतंत्र नहीं होता वो विधि मनोवैज्ञानिक कहलाती है, और जहाँ प्रयोज्य स्वतंत्र होता है वो विधियाँ क्या कहलाती हैं? अमनोवैज्ञानिक कहलाती है। अब यहाँ पे आपने बच्चों को कह दिया कि लिखिए अपने स्वयं के बारे में। अब बच्चे लिख रहे हैं, अपने स्वयं के बारे में ही लिख रहे हैं।
अब वो लिखेंगे कैसे अपनी बात को, जो छोटी बात है उस बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करेंगे, और बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने के कारण उसमें से जो वास्तविकता है वो निकल करके नहीं आती, और वास्तविकता नहीं निकल करके आने के कारण उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता और आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलते और वास्तविकता नहीं निकल करके आती। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि गाथा वर्णन जो विधि है, गाथा वर्णन विधि है वो क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी? गाथा वर्णन विधि। ये विधि भी क्या है? अमनोवैज्ञानिक। अब हमारे सामने दो विधियाँ आती हैं आत्मनिष्ठ विधियों में, एक तो कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि, और दूसरी कौन सी है, गाथा वर्णन विधि। इन विधियों को रखा जाता है। उसके बाद में देखिए आत्मनिष्ठ विधियों के बाद में आती हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियों के बाद में आती हैं हमारे पास, ये तो थी आत्मनिष्ठ, पहले थी हमारे पास आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियों के बाद में हमने दो विधियों के बारे में चर्चाएं की। पहली थी अंतः दर्शन विधि, दूसरी जो थी इसमें वो थी गाथा वर्णन विधि। उसके बाद में हमारे सामने आती है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियों की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे सामने सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि। इधर तो आपने पढ़ा अंतर्दर्शन विधि। अगर आपको एक विधि समझ में आ गई, अगर आत्मनिष्ठ विधि की पहली विधि समझ में आ गई, कौन सी विधि, अंतर्दर्शन विधि, तो आपको वस्तुनिष्ठ विधियों की पहली विधि जो बहिर्दर्शन विधि है वो भी समझ में आएगी। क्योंकि जो हमारी अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन विधि की बिल्कुल विपरीत की जो विधि है वो गाथा वर्णन विधि है। अंतर्दर्शन विधि की जो विपरीत की जो विधि है वो कौन सी विधि है, अंतर्दर्शन विधि की जो विपरीत की जो विधि है वो कौन सी विधि है, बहिर्दर्शन विधि। अब बहिर्दर्शन विधि, बै से बहिर्दर्शन, बै से वाटसन इसके प्रवर्तक हैं। कौन है, वाटसन। वाटसन का पूरा नाम है साथियों जे.बी. वाटसन। क्या है, जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन को कहते हैं जॉन ब्रॉड्स वाटसन। अब इस विधि को क्या है कि कई उपनामों से भी जाना जाता है बहिर्दर्शन विधि को। बहिर्दर्शन विधि का एक उपनाम पहले आया था, देखिए। अब यहाँ पे अंतर्दर्शन विधि है, उससे तुलना करके पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जब वो अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन मेथड है तो ये है एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। ये आंतरिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है, जबकि ये किस स्वरूप को प्रदर्शित करती है, बाह्य स्वरूप को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य में क्या है कि दो प्रकार के अंतर देखने को मिलती है। बहिर्दर्शन विधि की अगर हम बात करें तो बहिर्दर्शन विधि में इस विधि के प्रयोगकर्ता जो प्रतिपादक थे वो वाटसन थे। इन्होंने इस विधि के बारे में बताया बहिर्दर्शन यानी कि जो हमारा बाह्य जो रूप है। अंतर्दर्शन विधि में क्या था, हमारा आंतरिक स्वरूप था। बहिर्दर्शन विधि में क्या है, हमारा बाहर का स्वरूप है, कि जो बाहर की रूपरेखा, बाहर का आवरण, वातावरण, जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी जो है वो बाह्य क्रियाओं में, जिससे हम देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम केवल महसूस कर सकते हैं वो अंतर्दर्शन विधि में थी। और जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते, जैसे दो प्राणी बैठे हुए हैं और दो प्राणियों में एक प्राणी का तो जो चेहरा है वो उतरा हुआ है, अब उसका हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दुखी मुद्रा में है।
अब दुखी मुद्रा में हम ये तो नहीं लगा सकते कि वो किसी न किसी प्रकार का कोई दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन वही चीज़ अगर बाह्य स्वरूप में हो तो बाह्य स्वरूप में हो तो साथियों हम उसको निर्धारित कर सकते हैं, बाह्य स्वरूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, बाह्य स्वरूप में हम उसको देख सकते हैं, उसके अंदर तक उसकी तह तक जा सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी विधि है? बहिर्दर्शन विधि है। अंतर्दर्शन विधि की पूर्णतः विपरीत जो विधि कहलाती है वो बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। इस विधि के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो वाटसन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वाटसन माने जाते हैं इस विधि के प्रवर्तक। और इस विधि में क्या होता है साथियों, बहिर्दर्शन विधि में वाटसन ने वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में, हम पहली विधि के बारे में चर्चाएं करें, वाटसन ने इस विधि में प्रयोग किया था। और देखिए मैं एक समझाने का प्रयास करता हूँ एक उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा कि इस विधि में क्या होता है कि मान के चलिए एक क्लास है, बहिर्दर्शन विधि को कैसे किस तरीके से, इस विधि में वही तीन चीज़ें होती हैं, प्रयोग, प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य, ये ही तीन चीज़ें शामिल होती हैं। मान के चलिए इस विधि में ये एक क्लास है, ये क्लासरूम है, क्लासरूम है। इस क्लासरूम में ये इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और इस क्लासरूम में मान के चलिए ये एक खिड़की है। अब यहाँ पे निर्देश यानी इसका आकलन किया जाता है, इसके व्यवहार को देखा जाता है, यहाँ पे प्राणियों के व्यवहार को, और प्राणियों के व्यवहार को जब देखा जाता है तो इसे हम निर्देशित करते हैं, निर्देश तो नहीं देते लेकिन उनका आकलन करते हैं, उनको देखते हैं, तो आकलन करते हैं, उनको देखते हैं। इसी कारण से इसे ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। पहला इसे कहा जाता है एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, जबकि यहाँ पे हमारा था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन के बाद यहाँ दूसरा एक्सट्रोस्पेक्शन है और एक्सट्रोस्पेक्शन के बाद हम यहाँ पे बात करें जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। इसी विधि का एक नाम और भी दिया जाता है, इसे कहा जाता है अवलोकन विधि। क्या कहा जाता है? अवलोकन विधि भी कहा जाता है। इसी विधि को कहा जाता है निरीक्षण विधि। क्या कहा जाता है? निरीक्षण विधि। एक मनोवैज्ञानिक है कोहलबर्ग। कौन है? नहीं, कोलसेनिक है, कोलसेनिक। कोलसेनिक ने कहा है कि निरीक्षण जो है, निरीक्षण मुख्यतया दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक निरीक्षण, दूसरा जो होता है वो होता है बाह्य निरीक्षण। जबकि यहाँ पे बहिर्दर्शन विधि में जिस निरीक्षण का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है बाह्य निरीक्षण का। किसका किया जा रहा है? बाह्य निरीक्षण। इसको इसी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि मान के चलिए एक क्लास है, क्लासरूम है, और यहाँ पे इस क्लासरूम के पास में ही यहाँ पे एक प्रिंसिपल का ऑफिस है। ये प्रिंसिपल बैठा हुआ है, ये चेयर है, यहाँ एक बाबू बैठा है बाहर जो बुलाने वाला चपरासी है। अब यहाँ पे इस क्लास में सारे शरारती बच्चे हैं। अब शरारती बच्चे हैं तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, सीधा अवलोकन नहीं कर सकते, सीधा निरीक्षण नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा शरारती है, कौन सा मान के चलिए शरारत करने वाला है, कौन सा शांत प्रवृत्ति का है। ऐसा निरीक्षण नहीं कर सकते। तो हमें पहले देखना होगा उसको। जब हमें यहाँ पे मान के चलिए देखने की नौबत कब आई कि इस क्लास में मान के चलिए जितने भी बच्चे हैं 20-25 बच्चे हैं। अब सारे तो शरारती हैं नहीं, कुछ शरारती हैं। अब कुछ शरारती हैं, मान के चलिए ये एक बच्चा है, ये शरारती है। अब ये शरारत कब करता है? जब क्लास खाली होती है, जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता है। तो क्लास में कोई टीचर नहीं होता तो ये शरारत करते हैं। अब जैसे ही शरारत करते हैं, आगे वाले को पीछे वाले को परेशान करता है, तो वो बालक यहाँ से निकल कर के प्रिंसिपल ऑफिस में आता है, यहाँ आकर के प्रिंसिपल से शिकायत करता है। और शिकायत करता है तो प्रिंसिपल यहाँ पे इसके लिए कोई जांच बैठाता है।
यहाँ के बाबू को चपरासी को भेजता है कि जाइए फला फला क्लास में उस बच्चे को बुला करके लेके आइए। यहाँ पे जिस बच्चे ने शिकायत की थी उससे विपरीत जिस बच्चे के द्वारा शिकायत की गई थी उस बच्चे को यहाँ पे बुलाया गया और उससे पूछा गया कि बताओ ये आपको परेशान कर रहा था कि नहीं कर रहा था, आपको पीट रहा था कि नहीं पीट रहा था। जब ये इसके बारे में प्रिंसिपल को बताता है कि हाँ सर ये इसको पीट रहा था, लेकिन फिर वो जो करने वाला है, जो शरारत करने वाला है, वो उस बात के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अपने उसको परेशानी में खुद है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल के सामने ये समस्या आ जाती है। जब समस्याएं आती हैं तो इस विधि का सहारा लिया जाता है और इस विधि का सहारा लेकर के प्रिंसिपल एक टीम गठित करता है और उस टीम में एक टीचर को कहता है कि आप जाइए उसका निरीक्षण कीजिए। अब यहाँ इस विधि में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि यह विधि पता नहीं कब से नियंत्रित से निरीक्षण की दिशाओं में बदल जाती है। यह विधि नियंत्रित जो होती है लेकिन ये निरीक्षण की दिशाओं में बदल जाती है, जिसका पता प्रयोगकर्ता को नहीं चल पाता। इसी कारण से इस विधि में सबसे बड़ा जो दोष है, सबसे बड़ी वैज्ञानिकता का अभाव है, वो ये ही पाया जाता है कि यह विधि पता नहीं कब नियंत्रित से निरीक्षण में बदल जाती है। इसी विधि के बारे में अगली कक्षा में थोड़ी बहुत रही हुई चर्चा अगली कक्षा में हम दोबारा से चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो।